कि एक औरत जो कि बहुत गरीब थी, साथ ही एक विधवा भी। वो अपने छोटे से बेटे नील के साथ अकेली एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुधा लोगों के घर में साफ सफाई का काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नील स्कूल से घर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है, जहाँ बहुत भीड़ होती है। उसके साथ के सभी दोस्त उसे अकेला छोड़कर आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं और आइसक्रीम खरीद लेते हैं। उन्हें आइसक्रीम खाता देख नील के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो भी आइसक्रीम वाले के पास जाता है और आइसक्रीम वाले से कहता है, अंकल मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो, मैंने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बेटा क्यों नहीं, ये लो आइसक्रीम और लाओ 10 रुपए। और अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास भी आइसक्रीम नहीं है। जाओ यहाँ से और पहले पैसे लेकर आओ, तभी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। आइसक्रीम वाले की बात सुन नील घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। आपको पता है आज जब मैं स्कूल से आ रहा था तो सभी बच्चे आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले रहे थे, पर जब मैंने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहते हैं पहले पैसे दो तब जाकर आइसक्रीम मिलेगी। माँ मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं भी आइसक्रीम खा सकूं। पर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हें तो पता है ना कि हम बहुत गरीब हैं। माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा हम इतने गरीब इसलिए हैं क्योंकि आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं हैं। अगर वो होते तो वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम खिलाते। अपनी माँ की बातें सुनकर नील आइसक्रीम खाने की जिद छोड़ देता है, परंतु ये बात सुधा को बहुत बुरी लगती है कि वो अपने छोटे बेटे को एक 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती है। और सुधा यही बात सोचने लगती है, मैं क्या करूं कि मैं अपने बच्चों की छोटी से छोटी जिद को पूरा कर सकूं। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज पहली बार उसने मुझसे मांगा भी तो क्या बस 10 रुपए की एक आइसक्रीम, पर मैं उसे वो भी नहीं खिला पा रही। नहीं, मैं इस तरह से अपने बच्चे का हर बार मन नहीं मार सकती। मुझे दुगनी मेहनत भी करनी पड़ी तो मैं करूंगी, पर उसे मैं इस गर्मी में एक आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। हाँ, इतना सोचकर सुधा और मेहनत करने की सोचती है और अगली सुबह जल्दी उठकर बाहर काम देखने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे एक फैक्ट्री में धागा काटने का काम मिलता है। अब सुधा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फैक्ट्री में बैठकर धागा काटती है और उसके बाद लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है। फैक्ट्री से मिले पैसों से वो अपने बेटे नील के लिए 10 रुपए वाली आइसक्रीम खरीद लेती है और घर जाने लगती है। पर तभी रास्ते में उसे एक भूखी और घायल औरत मिलती है। वो औरत उसे रोक लेती है और उससे बोलती है, बेटी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है अब मैं कुछ ही देर की मेहमान हूँ। बस मैं मरने से पहले कुछ खाना चाहती हूँ। तुम मुझे ये आइसक्रीम दे सकती हो? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुधा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। ये आइसक्रीम तो मैं नील के लिए ले जा रही थी, पर इन अम्मा को देखकर लगता है कि सच में अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी। मरने वालों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। आइसक्रीम का क्या है, मैं कल फिर से फैक्ट्री में जाकर थोड़ी मेहनत कर लूंगी और उनसे मिले पैसों से एक बार फिर से नील के लिए आइसक्रीम खरीद लूंगी। अभी आइसक्रीम मैं इस बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ। हाँ, यह सोचकर सुधा बूढ़ी अम्मा से बोलती है, ठीक है अम्मा, तुम ये आइसक्रीम खा लो, मैं अपने बेटे के लिए कल दूसरी आइसक्रीम ले जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा उससे वो आइसक्रीम ले लेती है और आइसक्रीम खाकर एक परी का रूप धारण कर लेती है, जो सुधा से बोलती है, सुधा मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। तुम मेरी इस परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और देख रही थी कि तुम एक स्वार्थी माँ बनोगी या फिर एक नेक इंसान, और तुम इस परीक्षा में पास हो गई। इसीलिए ये कुछ बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है। तो ये किस प्रकार का बीज है? परी रानी, आप मुझे विस्तार से इन बीजों के बारे में बताइए ना। सुधा, ये जादुई आइसक्रीम का बीज है। जब तुम इन बीज को अपने घर के बाहर लगाओगी
तब तुम्हें इन बीजों की सिंचाई करनी होगी, ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। 24 घंटों के अंदर ये बीज एक आइसक्रीम की खेती में बदल जाएगा और तुम्हारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुधा उन बीजों को अपने साथ घर ले आती है और घर जाने के बाद उन बीजों को अपने घर के बाहर लगाने लगती है। यह सब देखकर नील अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, मैं आइसक्रीम की खेती कर रही हूँ। ये बीज मुझे एक परी ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इन बीजों को लगाने से हमारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती होगी, जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम लगेंगी। सच में माँ? हाँ बेटा। माँ, फिर तो अपने पास भी बहुत सारी आइसक्रीम हो जाएगी। फिर तो मैं अपनी मनपसंद की आइसक्रीम भी खा सकूंगा और तुम इन्हें बेच भी सकोगी ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये खेती अच्छे से हो पाई और इसमें बहुत सारी आइसक्रीम हो गई, तो तुम अपने मनपसंद की कोई भी एक आइसक्रीम खा लेना। इसके बाद मैं आइसक्रीम का खुद का व्यापार करूंगी और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। फिर तुम्हें कभी भी अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें अपनी गरीबी पर कभी अफसोस होगा। अच्छा बेटा, देखो, मैंने इन बीजों को मिट्टी में गाड़ दिया है। अब तुम जल्दी से इसमें पानी डाल दो। पानी क्यों माँ? ये तो जादुई बीज है ना? हाँ बेटा, ये जादुई बीज है, पर हमें इसकी सिंचाई करनी है, ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। आखिर ये भी तो हमारी जादुई आइसक्रीम की खेती है ना। अगर आज हम इसमें पानी देंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो तभी तो कल सुबह ये हमें ढेर सारी आइसक्रीम देगी। ठीक है माँ, तुम यहीं रुको। तुम सारे बीज को मिट्टी में डालो, तब तक मैं घर में से पानी लेकर आता हूँ। मैं सभी बीजों में पानी डालूंगा ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, ताकि जब मैं कल उठूं तब मुझे रंग बिरंगी आइसक्रीम मिल सके। ठीक है बेटा, अब जाओ, जाकर जल्दी से पानी ले आओ। अब नील जल्दी से घर में जाता है और पानी लेकर बाहर आ जाता है और उनमें पानी डाल देता है। कुछ देर बाद नील और सुधा घर में जाते हैं। नील बहुत खुश हो जाता है कि कल से उसे रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने को मिलेंगी। जिसके बाद सुधा उसे समझाती है और बोलती है, बेटा, इस तरह से लालच नहीं करते। अगर तुम लालच करोगे कि कल सुबह तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम मिलेगी, तो तुम्हें इस लालच का गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब अपने दिमाग से आइसक्रीम का ख्याल निकाल दो। ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। अगर उन्होंने चाहा तो कल सुबह आइसक्रीम की खेती होगी, अगर उन्होंने नहीं चाहा तो आइसक्रीम की खेती नहीं होगी। अगर ऐसा है माँ, तो मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और आपकी तरह एक दयालु इंसान बनूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। अब नील अपने दिमाग से आइसक्रीम की खेती का ख्याल निकाल देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब सुधा और नील उठते हैं तो वो देखते हैं कि घर के बाहर आइसक्रीम की खेती लहरा रही है। जिसके बाद वो अपनी मनपसंद की कुछ आइसक्रीम उसमें से तोड़ लेते हैं। तो वहीं सुधा आइसक्रीम को तोड़कर अपना खुद का व्यापार करती है और गली गली जाकर उन आइसक्रीम को बेचती है। अब इसी तरह से जादुई आइसक्रीम की खेती की मदद से सुधा अपने आइसक्रीम के व्यापार को बढ़ा लेती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सुधा की सारी गरीबी दूर हो जाती है। जिसके बाद नील एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। भूतिया ढाबा। सोनू अपने घर में आता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे मैं तुझे बताना भूल गया, हमें 2 दिन बाद भैया के घर जाना पड़ेगा। पर हमें भैया के घर क्यों जाना होगा? तुम्हें तो पता ही है कि भाभी का लड़का हुआ है, तो बस उसी खुशी में भैया ने एक पार्टी रखी है, इसीलिए हमें भैया के घर जाना पड़ेगा। सुनो जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है भैया भाभी के घर जाने का। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनका बेटा राज वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, मम्मी चलो ना, वैसे भी हमें गांव गए हुए काफी समय हो चुका है। मेरा बहुत मन करता है गांव जाने का, मुझे गांव में बहुत मजा आता है। प्लीज मम्मी चलो ना। पर मेरा बिल्कुल मन नहीं करता उनके घर जाने का, आपको तो पता ही है। पापा मम्मी को समझाओ ना, प्लीज ना मम्मी चलो ना। हाँ शकुंतला, चलो ना, प्लीज हमारे साथ चलो, राज का भी कितना मन है, अब मान भी जाओ। गांव जाने का रास्ता पूरा 24 घंटे का है। हम कार से जाएंगे तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा और मैं खाना नहीं बनाऊंगी। राज, अपने पापा से बोल दो कि वो रास्ते के लिए खाना बनाकर लेकर जाएंगे, तभी मैं चलने के लिए मानूंगी। अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने सुना है वहाँ अब बहुत सारे ढाबे खुल चुके हैं, हम वहाँ पर किसी भी ढाबे में खाना खा लेंगे।
तुम खाने की टेंशन मत लो। अगली सुबह राज, सोनू और नीरू तीनों अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते रात हो जाती है और रात देखकर राज बोलता है, पापा पापा मुझे भूख लग रही है। वैसे भी अब रात हो चुकी है, हमें कहीं रुकना चाहिए और यहाँ के किसी भी ढाबे में पेट पूजा करनी चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल, भूख तो मुझे भी लग रही है। अच्छा हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे और फिर से गांव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी गांव बहुत दूर है। अगर हम ऐसे ही रुकते रहे बार बार तो हमें गांव पहुँचने में लेट हो जाएगा। ठीक है पापा। इतना कहकर सोनू कुछ ढाबों पर जाकर वहाँ के खाने का रेट पूछता है, परंतु उसे किसी भी ढाबे का रेट और वैरायटीज कुछ खास पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो ऐसे ढाबे की तलाश करने लगता है जहाँ पर उसे हर प्रकार का भोजन मिल सके, और इसीलिए वो थोड़ा आगे और जाता है, परंतु उन्हें अब कहीं भी कोई सा भी ढाबा नहीं दिखता और उनकी भूख बढ़ जाती है। साथ ही रात भी काफी हो जाती है। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और इस काले अंधेरे को देखकर राज बोलता है, पापा मुझे तो भूख लग रही है, ऊपर से अब अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। मुझे इतने अंधेरे में डर लग रहा है और मुझे सूजू भी आ रही है। अरे बेटा मैं ढाबा ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे कोई ढाबा मिलेगा उसी ढाबे पर कुछ न कुछ खा लेंगे और तुम वहीं पर फ्रेश भी हो जाना। पर पापा मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आ रही है, अब मैं और देर तक नहीं रोक पाऊंगा। मम्मी पापा को बोलो ना गाड़ी रोके। अरे जब राज को इतनी जोर से सुसु आ ही रही है तो गाड़ी रोककर करवा देते हैं। हाँ पापा मैं बाहर कहीं सुसु कर लूंगा। नहीं, खुले में शौच करना गलत बात होती है, थोड़ी देर रोक कर रखो। मैं अभी गूगल मैप में ढाबा सर्च करके देख रहा हूँ। सोनू अपने फोन में गूगल मैप ऑन करता है और ढाबा सर्च करता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर आओ खाओ नाम का एक ढाबा मिलता है। ये देखकर मानो सोनू के मन को शांति मिल जाती है और वो अपनी कार को स्पीड में ले जाने लगता है कि तभी उसको रास्ते में कुछ कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। उसको डरता हुआ देखकर नीरू बोलती है, अरे बेटा डरो मत, कुत्ते ही तो भौंक रहे हैं। थोड़ी देर बाद आओ खाओ नाम का ढाबा आ जाता है और तीनों उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सोनू वेटर को आवाज देता है, वेटर वेटर क्या चाहिए आपको? फ्राइड राइस, दाल मखनी और तंदूरी रोटी। वेटर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद वेटर ऑर्डर लेकर आता है, जिसके बाद सोनू, नीरू और राज तीनों खाना खाने लगते हैं कि तभी उस ढाबे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर नीरू और राज दोनों डरने लगते हैं। सोनू उन दोनों को डरता हुआ देखकर वेटर से बोलता है, वेटर वेटर ढाबे की लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है? सोनू बोलता रहता है लेकिन वेटर उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं देता और सोनू गुस्से में उठता है। जैसे ही सोनू रिसेप्शन की तरफ जाता है कि तभी वहाँ पर उसको कुछ इंसानों की हड्डियाँ दिखाई देती हैं। ये देखकर सोनू भी डर जाता है और अपनी बीवी बच्चों के पास दौड़कर जाता है। सोनू को डरा हुआ देखकर नीरू बोलती है, सोनू क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? नीरू जल्दी चलो यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ बताओ तो। मैंने तुमसे कहा ना, चलो, सुनाई नहीं देता क्या? वो सभी उठकर दरवाजे की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक भूत आ जाता है और वो सोनू को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर नीरू बहुत डर जाती है और डरते हुए भूत और हड्डी के कंकाल से बोलती है, तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम तो यहाँ आते जाते भी नहीं हैं। प्लीज हमें जाने दो, हम निर्दोष हैं। हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पर क्यों? आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यहाँ से जो भी आता है वो वापस नहीं जा पाता, क्योंकि हम उन्हें नहीं छोड़ते। उनको हम खा जाते हैं और अपनी तरह कंकाल और भूत बना देते हैं। मेरे पापा को नीचे उतारो, मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, तुम चाहो तो मुझे खा जाओ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, पर मेरे पापा को जाने दो।
राज की आंखों में आंसू और उसका अपने पिता के लिए स्नेह देखकर मानो भूत को राज के ऊपर तरस आ जाता है और भूत नीरू से बोलता है, हम लोग भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान थे। हम लोग इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर गुंडे कब्जा कर लेंगे। हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे कि तभी गुंडों ने कब्जा करके हमें लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें लूटने के बाद हमारी जान भी नहीं बख्शी और हमें बेरहमी से मार दिया। उन्होंने किसी का गला काटा तो किसी के पेट में चाकू भोंक दिया। तब से हम लोगों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। हम लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली है। अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें मुक्ति दिलवा दो। पर वो कैसे हो सकता है? गुंडों ने हमारे शरीर पर हमला किया था, हमें मुक्ति नहीं दी गई, जिस वजह से हमने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमारी आत्मा भटकती है। तुम हमारे मृत शरीर को जला दोगे तो तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो। सोनू और नीरू उनके मृत शरीर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते किचन में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि किचन में काफी लोगों की लाश पड़ी हुई है और किचन में से बहुत ही बदबू आ रही होती है। वहीं किचन के दूसरी तरफ मिट्टी का तेल रखा हुआ था। सोनू उस मिट्टी के तेल को उठाता है और पूरे ढाबे में छिड़क देता है और अपनी बीवी बच्चों को लेकर ढाबे के बाहर आ जाता है। बाहर जाकर वो उस ढाबे में आग लगा देता है और उस ढाबे के साथ साथ वहाँ के सभी भूत और कंकाल सभी जलकर नष्ट हो जाते हैं और इस तरह सोनू, नीरू और राज तीनों की जान बच जाती है। और सोनू बोलता है, अब हम कभी भी इस गांव में नहीं आएंगे। हम अभी इसी वक्त यहीं से अपने घर की ओर चल रहे हैं। हाँ मम्मी पापा, अब से मैं भी कभी भी गांव आने की जिद नहीं करूँगा। जिसके बाद वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। समय बीतता जाता है पर वो तीनों कभी भी इस हादसे को भुला नहीं पाते और उस दिन के बाद से वो तीनों ना तो कभी अपने गांव जाते हैं और ना ही किसी ढाबे पर। सफेद बालों वाली बहू। यूं तो चांदनी एक खुश मिजाज लड़की थी, परंतु उसके सफेद बाल उसे खुश नहीं रहने दिया करते थे। एक बार की बात है, चांदनी बाहर मार्केट में सामान लेने जाती है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो आदमी चांदनी से बोलता है, अरे अरे माफ करना आंटी जी, मैंने आपको देखा नहीं। क्या कहा? आंटी? अरे आंटी होगी तेरी बीवी। बुढ़े, अपनी उम्र और मेरी उम्र देखी है? तू मेरी बाप की उम्र का है और मुझे आंटी बोल रहा है? सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। मेरी नजर सिर्फ आपके इन सफेद बालों पर गई तो मुझे लगा कि आप कोई बुजुर्ग महिला हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा। इस तरह से वो आदमी माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है और चांदनी भी शॉपिंग करके घर आ जाती है। गुस्से में सारा सामान बेड पर पटक कर वो बैठ जाती है। तभी वहाँ उसकी माँ रीना आती है और चांदनी को गुस्से में देखकर उससे बोलती है, अरे क्या हो गया मेरी बेटी को आज? मेरी बेटी इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? माँ, अगर इस उम्र में मुझे कोई बूढ़ी आंटी या दादी बोलेगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत हो और जाकर तैयार हो जा। भूल गई क्या, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कुछ ही समय में वो लोग घर आते होंगे। जा, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जा। रीना के बोलने पर चांदनी जल्दी से जाकर तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में लड़के वाले उसे देखने के लिए आ जाते हैं और रीना लड़के वालों से बात करने लगती है। इसी बीच लड़के की माँ रीना को लड़की दिखाने के लिए कहती है और कुछ देर बाद चांदनी अपने हाथों में चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने आती है, परंतु लड़का चांदनी के सफेद बाल देखकर उससे बोलता है, धन्यवाद आंटी जी। अरे बहन जी, अब तो तुम जल्दी से अपनी बेटी को बुलवा दो। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हम बस एक बार देख लें तो ये रिश्ता भी पक्का कर देंगे। लड़के वालों की ये बात सुनकर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चाय की ट्रे टेबल पर रखती है और उन लोगों से बोलती है, मैं ही हूँ वो लड़की जिसे तुम लोग देखने आए हो। तुम लोगों को मेरे सफेद बाल ही नजर आ रहे हैं, मैं नहीं नजर आ रही? अरे मेरे सिर्फ सफेद बाल हैं, मैं बुढ़िया नहीं हूँ। चांदनी लड़की वालों पर भड़क जाती है, जिसके बाद रीना चांदनी को शांत करती है और उसे कमरे में जाने को कहती है। अब रीना लड़के वालों से माफी मांगती हुई बोलती है, अरे बहन जी, चांदनी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। दरअसल हर कोई उसके सफेद बालों का मजाक बनाता है, कोई भी उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता, बस इसीलिए वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी होती जा रही है।
अरे बहन जी, जो सच है इंसान तो वही बोलेगा ना, और ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, चल बेटा। लड़के वाले रिश्ता तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद चांदनी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरे सफेद बालों की वजह से इन लोगों ने भी रिश्ता तोड़ दिया ना। माँ, मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपने बालों में कलर करूंगी। अब मैं और भीड़ में अपना मजाक बनता हुआ नहीं देख सकती। मैं भी चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे साथ रहे। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुझे तेरी खुशियाँ मिले, पर एक झूठ के साथ नहीं। तू खुद सोच, अगर आज तू बाल में कलर करवा लेगी और किसी से शादी कर लेगी, और कल को जब वो कलर तेरे बालों से निकलेगा तो लोगों को तेरे सफेद बालों का सच पता चल जाएगा, और जब उन्हें तेरी सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा? सोचा है तूने? माँ, मैं कल के बारे में इतना नहीं सोचती। मैं आज में जीने वाली लड़की हूँ, और आज मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बालों में कलर करवाऊंगी और अपने सफेद बालों को काला करूंगी। फिर देखना कैसे मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगती है। इस तरह से चांदनी अपने सफेद बालों में कलर करवा लेती है और अपने बालों को काला कर लेती है। काले बाल होने के बाद उसकी शादी भी एक बहुत अच्छे घर में राजीव नाम के लड़के से हो जाती है। चांदनी ससुराल में जाकर बहुत खुश थी, परंतु अब उसके बालों का कलर धीरे धीरे निकल रहा था। अब उसके सफेद बाल नजर आने लगे थे। ऐसे ही एक दिन चांदनी रसोई में होती है, तभी वहाँ उसकी सास रुक्मणी आ जाती है और वो अपनी बहू के सफेद बाल देखकर उससे बोलती है, बहू, तेरे बालों को क्या हो गया? तेरे बाल अचानक से सफेद कैसे हो गए? ये सुनते ही चांदनी अपने सफेद बालों को छुपाने लगती है और अपनी सास से बोलती है, अब माँ जी, ये तो नेचुरल है, एक आधे बाल तो हर किसी के सफेद हो जाते हैं। इस तरह से चांदनी अपने सफेद बालों का बहाना बना लेती है और कमरे में जाकर खुद से बोलती है, क्या करूं? मैंने जो अपने बालों में कलर करवाया था उसका असर अब खत्म हो रहा है। अब मुझे बाहर जाकर अपने बालों में फिर से कलर करवाना होगा। पर मेरी पुरानी ख्यालात की सासू माँ मुझे तो घर से बाहर ही नहीं जाने देती। अब मैं क्या करूं? इस तरह से चांदनी बाहर जाने के मौके देखने लगती है, परंतु रुक्मणी के होते हुए वो घर से बाहर नहीं जा पाती और धीरे धीरे उसके बालों का कलर भी खत्म होने लगता है। अब आधे से ज्यादा बाल चांदनी के सफेद नजर आने लगते हैं। ये देखकर रुक्मणी को उसके सफेद बालों का राज पता चल जाता है और एक दिन वो गुस्से में चांदनी से बोलती है, बहू, ये सब क्या है? तुम्हारे बाल धीरे धीरे सफेद कैसे हो रहे हैं? तुम्हें अभी घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सारे बाल सफेद हों और तुमने हम लोगों को धोखा दिया हो? रुक्मणी की ये बात सुनकर अब ना चाहते हुए भी चांदनी को अपने सफेद बालों का सच बताना पड़ता है। चांदनी के सफेद बालों का सच सुनकर रुक्मणी उससे बहुत नाराज होती है और उससे बोलती है, बहू, ये तुमने हमारे साथ सही नहीं किया। अगर हमें पहले पता होता कि तुम्हारे बाल सफेद हैं तो हम अपने बेटे राजीव की शादी तुमसे कभी नहीं करते। तुम नहीं जानती, पर तुम्हारे ये सफेद बाल हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम्हारी वजह से अब हमें लोगों के बीच मजाक का पात्र बनना पड़ेगा। पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इकलौती तो नहीं हूँ जिसके सफेद बाल हैं। रुक्मणी चांदनी की एक नहीं सुनती और उससे बात करना बंद कर देती है, परंतु राजीव अपनी बीवी चांदनी का साथ देता है और उससे बोलता है, चांदनी, तुम फिक्र मत करो, माँ शुरू से ही ऐसी हैं। वो कुछ दिन तुमसे नाराज रहेंगी, परंतु कुछ दिनों में पहले की तरह ठीक हो जाएंगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन सफेद बालों से। मुझे तुमसे प्यार है, ना कि तुम्हारे बालों से। और रही सफेद बाल की बात, तो आजकल पॉल्यूशन ही इतना ज्यादा हो रहा है कि आधे से ज्यादा जनरेशन के बाल सफेद हो रहे हैं। पर ये बात माँ जी को कौन समझाएगा? मैं और मेरी शैतान बहन रूबी है ना, जो लंदन में पढ़ाई कर रही है, वो परसों ही घर आ रही है। अब वही माँ की सोच बदल सकती है, बस तुम देखती रहना। अब राजीव अपनी बहन रूबी को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। अब 2 दिन बाद रूबी घर आ जाती है और जब वो घर आती है तो उसकी माँ अपनी बेटी के सफेद बाल देखकर उससे बोलती है, रूबी बेटा, ये तेरे बालों का कौन सा हेयर स्टाइल है? माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, विदेश हो या देश, हर जगह पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि हर 10 में से 8 लोगों के बाल सफेद होते जा रहे हैं। उनमें से एक मैं भी थी। मेरे बाल सफेद हो गए माँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कलर करवा लूं और फिर मैंने सफेद कलर करवा लिए। अब मेरे बालों को देखो, अब मेरे बाल चांदी जैसे चमकते हैं।
और इसमें मेरे सफेद बाल भी छुप गए और किसी को पता भी नहीं चलता कि मेरे सफेद बाल हैं। क्यों? अच्छा आइडिया है ना माँ। जब रुक्मणी खुद की बेटी के सफेद बालों को देखती है तो उसकी सोच बदल जाती है और उसकी नाराजगी भी धीरे धीरे चांदनी से खत्म होने लगती है, जिसके बाद रुक्मणी चांदनी के साथ एक बार फिर से पहले की तरह रहने लगती है और इस तरह से राजीव और रूबी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है।